मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड आपका पूरे 16 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 16 नंबर का। एक आता है थ्योरी, एक आता है न्यूमेरिकल। थ्योरी आप 1 घंटा लगाओगे और उसमें गलती होने के चांस में पूरे में से पूरे नंबर भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो 15-20 मिनट में आसानी से पूरे 16 में से 16 नंबर ले आओगे। लेकिन लोग क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसलिए छोड़ देते हैं, जबकि ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप मेथड वाइज चलो तो मैं इसमें आपको पूरे मेथड वाइज बताऊंगा कि ये क्या होता है। मैकॉलेज मेथड होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये एक डबल इंटीग्रेशन मेथड है। ये टेक्निक यूज्ड आती है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड करने के लिए। ये आती है, ये देखो, टू फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द वेरियस बीम। अलग अलग बीम्स की स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए आती है। ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। आप जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल से पहले आप थ्योरी पढ़ते हो तो उस थ्योरी में ये फॉर्मूला हमको ड्राइव हो चुका होता है। ये होता है मैकॉलेज मेथड। ये ई आई होता है आपका कांस्टेंट, ये होता है इलास्टिसिटी, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होता है डबल इक्वेशन, डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन है ये। तो ये चीज़ होता है मैकॉलेज मेथड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्या क्या मेथड है। ये 9 मेथड होते हैं इसके। 9 मेथड में ये सॉल्व होता है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करना होता है, पहली स्टेप है कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन ऑफ आर ए एंड आर बी। आर ए एंड आर बी सपोर्ट रिएक्शन तो बिल्कुल आसान होता है। ये दोनों आर ए आर बी, आप आर ए एंड आर बी की वैल्यू फाइंड करते हो पहली इसमें। पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप है टेक एक्स एक्स एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स। आप क्या करते हैं, एक्स एक्स का एक सेक्शन ले लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट से आप एक्स एक्स का डिस्टेंस से सेक्शन ले लेते हैं एक्स, उसको आप कहोगे स्मॉल एक्स। जैसे कि आपने ये ले लिया, ये एक्स डिस्टेंस, इसको नाम दे दोगे एक्स डिस्टेंस। इस तरह से स्टेप 2 आपकी हो जाएगी। बस स्टेप 2 में आपको यही करना होगा, आर बी के पास में आपको एक सेक्शन लेना होगा जिसकी डिस्टेंस आपको एक्स क्या देनी होगी। स्टेप नंबर 3 कहता है कि जो आपने ये किया था, जितने भी फोर्स है उसका मोमेंट निकालना होगा। जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है, इसका आप मोमेंट निकालोगे। तो मोमेंट जब निकालोगे तो उसकी जाहिर सी बात है एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन इसके इक्वल होगी। ये क्या है, ये आपने पहले देख रखा है, मैकॉली मेथड के बराबर। ये डबल डिफरेंट इक्वेशन है और ये कांस्टेंट है। इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। ये इस तरह से आपकी क्या है, इक्वेशन बन जाएगी एक, जब आप मोमेंट निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से। नाउ फोर्थ कहता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको पहले एक बार इंटीग्रेशन करोगे इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या है, स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी, उसको कहोगे आप स्लोप की इक्वेशन। ना दोबारा उसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो आ जाएगी आपकी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन लेकर चलनी होगी आपको, एक स्लोप की इक्वेशन, दूसरी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही निकालना होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप जानते हैं कि ऐसा ये स्लोप होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल में ये स्लोप होता है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है ये चीज़, कोई भी फोर्स लगाओगे तो वो झुकता है ना वापस ऊपर, तो ये डिफ्लेक्शन होता है आपका। एक हो जाएगी स्लोप की इक्वेशन, एक हो जाएगी डिफरेंशियल की इक्वेशन। ना वो आएगी। लेकिन इंटीग्रेशन में आप देखते हो कि ये आपके पास इंटीग्रेशन पे C1 C2 भी आ जाता है। एक बार करोगे तो C1 आएगा, दूसरी बार करोगे तो C1x + C2 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना होता है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन एट 2 बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। एक करते हैं ये, फर्स्ट है x0 पे, ये x0 होता है, इस पर जो डिफ्लेक्शन है आपका वो भी 0 होगा। अब जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, तो जाहिर सी बात है x पर तो 0 ही डिफ्लेक्शन होता है, तो हम लिख देंगे एट x0 डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, एट x = L, यानी जो x की वैल्यू होगी उस डिफ्लेक्शन पे भी y0 होगा। यानी यहाँ पर भी हमारा जो डिफ्लेक्शन, ये देख सकते हैं आप, ये वापस डिफ्लेक्शन 0 हो गया, 0 से चला और 0 हो गया। इस तरह से डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। नाउ अब क्या करते हैं,
अब करते हैं हम ये 6 इस तरह से हो जाएगी आपकी। दोनों आप C1 C2 को निकालने के लिए बाउंड्री का इस्तेमाल करोगे। वो कैसे करेंगे वो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। नाउ 7th क्या करेंगे कि जब आपने इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C1 C2 की वैल्यू, तब हम उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे किस में अप्लाई करेंगे? फोर्थ जो ये फिफ्थ स्लोप की इक्वेशन आएगी और जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आएगी, जैसे ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है तो इसमें हम C1 C2 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। उस जनरल फार्मूला में क्या बचेगा हमारे पास, जैसे कि ये x है, x फिर हमारे पास जनरल फार्मूला आने के बाद बस x की वैल्यू उसमें डालते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो ये करते हैं हम 7 स्टेप में। क्या करते हैं हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं इसको इक्वेशन में। 8 क्या करते हैं, 8 वही है कि फिर क्या होता है जब जनरल फार्मूला बना लेते हैं हम इसमें। नाउ 8 इक्वेशन में आपके जो क्वेश्चन दिया होता है बस C1 C2 की वैल्यू को डाल के उसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। 9th की क्या करते हैं, बस 9th वही है कि फिर लास्ट आप सबको कैलकुलेट कर लो, जो भी x की वैल्यू डालने पे सिंपली कैलकुलेट कर लो। उसी तरह से डिफ्लेक्शन स्लोप की इक्वेशन को, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को, दोनों को जो पूछा गया है। इस तरह से आपके 9 स्टेप में, 9 तो नहीं 8 ही में, कैलकुलेट थोड़ी ना स्टेप माना जाओगे, वो तो मैंने बस लिख दिया है। 8 स्टेप में आपका पूरा 16 नंबर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान चीज़ है आप, लेकिन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं और 16 नंबर छोड़ देते हैं, बजाय वो थ्योरी पर ध्यान देते हैं। इस पे क्या है आपका टाइम भी बच जाएगा और इजी भी बहुत है, टाइम भी बच जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर भी आ जाएंगे। ये फ़ायदा है इसका। और क्वेश्चन आसान भी आता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल देते हैं, बहुत ही आसान वाला देते हैं ये लोग। जाहिर सी बात है जब मुश्किल देंगे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, इसलिए आसान वाला देते हैं। तो अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा मुश्किल वाला ही लेता हूँ, मतलब बराबर का, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल, उससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। वो क्वेश्चन ये लिया मैंने, देखिए ये लिया, ठीक है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पान 9 मीटर की, एक 9 मीटर की सिंपली सपोर्टेड बीम है। मान लो कि एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, जिसका बस सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। ये 9 मीटर की है, ये 9 मीटर की एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो 9 मीटर की, इतना ही कह रहा है। फिर क्या कहता है, कैरी 2 पॉइंट्स लो, ये 2 पॉइंट्स को लोड को कैरी करता है। कौन कौन सा, 210 और 115 एट डिस्टेंस 2 इंच है, 2 इंच है, दो पर और 6 डिस्टेंस पर क्या है, दो लोड है। तो ये ले लेंगे, 2 लोड है, 210 किलो न्यूटन और इस पे है 125, ठीक है। ये 2 लोड कैरी करता है। नाउ द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज 26 kN पर मीटर। हर मीटर पे इसका खुद का जो वेट है वो कितना है, वो 26 है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लॉड है। यूनिफॉर्म यानी बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बटावा, लॉड यानी वज़न। तो ये हम इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 26 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी हर मीटर पे 26 किलो। इस तरह से हम इसको क्या है बना लेते हैं। और फिर लास्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम स्लोप पूछा है हमको, मैक्सिमम स्लोप बताओ और डिफ्लेक्शन एट द सेंटर पे डिफ्लेक्शन बताओ। और EI जो है हमारा कांस्टेंट, EI क्या, इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन में या तो इसकी वैल्यू दे देगा तो वैल्यू लिख देना, और कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। नाउ देख लो, ये मैंने प्रोफेशनली इसका डायग्राम जो है ऐसे बन जाएगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। नाउ कि मैंने इसको पूरा स्केल से बना दिया है इस तरह से। 2 मीटर है, ये 210 का वेट है, ये 6 मीटर पे 125 का वेट लग रहा है, और ये UDL है 26 किलो पर न्यूटन, ये पूरे 9 की डिस्टेंस है, ये RA है, ये RB है। अब ना क्या क्या निकालना है हमको, y एट सेंटर, y को डिनोट करते हैं हम डिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्शन को y कहते हैं। dy/dx को करते हैं हम स्लोप से, स्लोप को कहते हैं dy/dx, और EI आपका कांस्टेंट है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। नाउ अब करते हैं इसको 8 स्टेप से सॉल्व, 8-9 स्टेप से सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप क्या होती है कि पहले हमको RA RB निकालना होता है, तो चलिए निकालते हैं। नाउ सबसे पहले RA RB निकालते हैं। तो RA RB निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं इसमें, तो हम लिख देंगे फोर्स हॉरिजॉन्टल, द सम ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। अब देखते हैं वर्टिकल फोर्स।
वर्टिकल फोर्स तो है ऊपर नीचे, तो हम इसमें दो कंडीशन लगाएंगे। जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसकी। ये एक हम क्या कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। कंडीशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इनको जान लेंगे। तो पहला क्या है, आर ए सबसे पहले लिखेंगे हम आर ए ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे उसको, पॉजिटिव आर ए। तो फर्स्ट पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। सेकंड क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको नीचे की तरफ है तो माइनस लिख देंगे, 210 लिख देंगे। नौ फिर तीसरा भी नीचे आ रहा है 125 उसी तरह से। और फिर यूडीएल हम कैसे लेते हैं, यूडीएल में हम करते हैं यूडीएल को, क्योंकि पर मीटर में है ना तो हम पूरे को जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यूडीएल वेट से, जहाँ तक यूडीएल है। तो 26 × 9 कर देंगे हम पूरे के लिए, तो ये हो जाएगा 234। नाउ आर बी ऊपर की तरफ लग रहा है तो आर बी को हम पॉजिटिव लेंगे, आर बी। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी इज़ इक्वल टू 569। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। आप देख सकते हो ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 569 इस तरह से आपका आर ए प्लस आर बी आ जाएगा। नाउ अब मोमेंट, अब दूसरा आर ए प्लस आर बी आया ना, अभी आर ए आर बी की पूरी वैल्यू तो नहीं आई है, तो हम दूसरा इसी में दूसरा करते हैं, हम मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करो, किसी एक को ज़ीरो बनाना होता है। तो हम बी वाले को, बी से मोमेंट को ज़ीरो बना लें। तो सम ऑफ एम बी इज इक्वल टू हम ज़ीरो बना लें, या तो आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन हम इसी को आसान करने के लिए एम बी को ज़ीरो बना लें। अब जब हमने ज़ीरो बना लिया, अब क्या करेंगे हम, अब हम इस पर कंडीशन, जितने भी है ना, जितने भी फोर्स एम बी की तरफ जाते हैं क्लॉकवाइज से जितने भी फोर्स जाएंगे उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज से जाते हैं उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। ये कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है, लगा ली। अब देखते हैं एम बी की तरफ कितने फोर्स जा रहे हैं, ठीक है। पहला ए जा रहा है, ये जा रहा है इधर, क्लॉकवाइज जा रहा है, और डिस्टेंस कितना ले रहा है, 9। तो हम लिख देंगे ए, आर ए इंटू 9। नाउ अब दूसरा ये जा रहा है तो, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम लिख देंगे माइनस एंटी क्लॉक 210, लेकिन डिस्टेंस कितनी ले रहा है, 210। डिस्टेंस कितनी ले रहा है, पूरी डिस्टेंस है 9, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 9 में से 2 माइनस करो तो 7 आ जाएगा, इस तरह से। फिर थर्ड लेंगे हम, इसी तरह से थर्ड, ये 125 भी इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस में लेंगे 125। डिस्टेंस कितनी है, अब ये देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी है 6 और पूरे की है 9, तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 3 निकल आएगा इंटू 3। इस तरह से हमारा क्या है, इसका भी आ जाएगा। उसी तरह से हम यूडीएल, अब यूडीएल कैसे निकालते हैं वो देखिए। यूडीएल में हमको हाफ लेना पड़ता है, जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है उसका हाफ से लेना पड़ता है, हाफ। तो 9 का हाफ क्या होता है, 45। तो हम लिख देंगे 9 का हाफ होता है 45, लेकिन हम 26 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 26 पूरा 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 इंटू क्या है 4.5 ऐसा करेंगे, क्योंकि यूडीएल में हम क्या है पूरा लोड लेते हैं, 1 मीटर का लोड नहीं लेना है हमको, पूरा 9 मीटर का लोड लेना है इसलिए, और ये 26 1 मीटर का दिया हुआ है इसलिए 4.5 आएगा। इस तरह से आप क्या है मोमेंट निकाल लोगे। फिर आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर ए की वैल्यू आएगी तो आप क्या करोगे, आर ए वैल्यू आ जाएगी तो आर बी की भी वैल्यू निकाल लोगे इस तरह से। जैसे कि ये मोमेंट में हमने किया, सबसे पहले एम बी ज़ीरो कर दिया, फिर हमने सारा वो कर लिया, मोमेंट निकाल लिया, इस तरह से मोमेंट निकाल लिया पूरा इस तरह से, ठीक है। मोमेंट निकालने पे हमारी ये इक्वेशन बनी थी। उसके बाद आर ए की वैल्यू आ गई। अब हम जब आर ए को इसमें रखते हैं आर ए की, तो हमारे पास आर बी की भी वैल्यू आ जाती है। तो आर बी की है 247, आर ए आ गया 322। इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारी पूरी हो जाती है, जिसमें हमको मोमेंट निकालना होता है। बहुत ही ईजी है, पहले फोर्स से निकाल लो फिर मोमेंट कर लो, दोनों से आप बिल्कुल आसानी से फर्स्ट स्टेप कर लोगे। 2 नंबर तो आपका यहीं बन गया। नाउ सेकेंड स्टेप कहता है कंसीडर अ सेक्शन ऑफ एक्स एक्स एज डिस्टेंस एक्स। एक एक्स डिस्टेंस पे आपको एक सेक्शन कंसीडर करना होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, यहाँ से। तो आप कर लो, ये जो आर बी था आपने यहाँ से क्या है एक एक्स एक्स कर लिया और उसको नाम दे दिया एक्स। यहाँ देखें ना, एक्स डिस्टेंस नाम दे दिया। तो इस तरह से आप क्या है सेक्शन बना लोगे, तो आपका स्टेप नंबर 2 पूरी हो गई।
स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस का एट एक्स एक्स। पहले आपने क्या किया था, आपने आर बी तक मोमेंट लिया था, लेकिन अब आपको एक्स तक ही लेना है, जो एक्स डिस्टेंस था उसी तक सारे मोमेंट लेना है, बिल्कुल सेम तरीके से। वही क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज पे नेगेटिव लोगे। तो लेते हैं, देखिए ये देख लो, सबसे पहले क्या है, आर ए जाएगा, आर ए कैसे जाएगा, वहाँ तक एक्स एक्स तक यहाँ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी लेगा, वो एक्स लेगा, तो हम लिख देंगे आर ए इंटू एक्स। जबकि हम आर ए निकाल चुके हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं, जब कॉपी पे लिखेंगे तो हम आर ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे अभी समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा आपके पास जो 210 का लगता है, तो आप 210 को यहाँ तक लोगे, ठीक, एक्स तक। लेकिन यहाँ अब देख लो, यहाँ हम डिस्टेंस कितनी लेंगे, तो अब देखिए पूरी डिस्टेंस है एक्स और यहाँ तक हमको मालूम है 2, तो एक्स माइनस 2 कर देंगे, तो ये ले लेंगे हम 210, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेंगे 10 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा ले लिया। फिर तीसरा हम इस 125 का ले लेंगे, 125 इस तरह से हम 125 का ले लेंगे। 125 में ये डिस्टेंस हमको मालूम है, ये 6 है और ये पूरी x है, तो x माइनस 6 डिस्टेंस हो जाएगी, माइनस में 125। इस तरह से हम एक एक स्टेप करेंगे। और यूडीएल की कैसे निकालेंगे, हाँ ये यूडीएल की समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें यूडीएल को नहीं समझोगे तो आंसर ही गलत हो जाएगा। देखिए पहले हमने 9 से लिया था 4.5, लेकिन अब हमारे पास x डिस्टेंस है, तो हम लिख देंगे जो यूडीएल, पहले पूरा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यूडीएल के लिए, 26 इंटू एक्स। इस बार हम 9 नहीं करेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि 9 तो है ही नहीं अब डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, हमको तो यूडीएल एक्स डिस्टेंस में बटा हुआ है। और इनटू हाफ लेते हैं, हाफ मोमेंट के लिए हाफ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि यूडीएल हर मीटर पे होता है, इसलिए हमको पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका हाफ डिस्टेंस लेनी पड़ती है। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर सॉल्व होगा। मोमेंट के लिए ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, पहले भी रखा था, ठीक है। तो फिर जो भी आएगा हम उसको क्या है, उसके इसके इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो है थर्ड स्टेप पूरी हो जाएगी। वो देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जब टेकिंग मोमेंट लेने के बाद हमारा जब ये पूरा आ गया, E1 D1 स्क्वायर बाई D1, इस तरह से हमारा R1 ये पूरा आ गया। जब हमने पूरा मोमेंट लिया, मैंने आपको पूरा मोमेंट लेना बता दिया है। इस तरह से जब हम सबको मोमेंट ले लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर ए की वैल्यू रख देंगे, तो आर ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। इस तरह से हम और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको अच्छे से, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 3 पूरा हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन कर दो एक बार। अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या है, स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी। उसको कहेंगे हम स्लोप की इक्वेशन, जो कि होती है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स स्लोप की इक्वेशन होती है। तो इसको इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो आता ही होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करो तो 322 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। और इसका इंटीग्रेशन करो तो -2 110 तो रहेगा, और ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये तो आता ही होगा, बहुत ही आसान है। इसका करो तो -125 x माइनस 6 स्क्वायर बाई 2। उसी तरह इसका कर दो तो 26 एक्स क्यूब वाई, यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन आप इस तरह से कर दोगे, सबका मैंने बता दिया, उसको सीरीज़ में लिख दोगे, बिल्कुल इस तरह से आप क्या है लिख देंगे, ये आ गया आपका। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको ये भी देखते हैं कि लास्ट में सी भी आता है, प्लस सी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने पे प्लस सी भी आता है लास्ट में, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो लास्ट में जो सी आता है हम उसको पहले लिख लेंगे फर्स्ट वाले इसके साथ, ताकि हमारा जो C1 C2 की वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए आसानी हो जाए। आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन हम पहले लिख लेंगे। हम एक एक स्टेप्स को क्या है अलग अलग कर लेते हैं, सिर्फ आसानी के लिए, बाकी ज़रूरी नहीं है आप करो। बस C1 हम जल्दी से वैल्यू निकल जाए, पूरा झंझट ना करना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं। आप करोगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं। C1 हम उठा के इसके आगे ले आते हैं, बस यही करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास जो फर्स्ट है वो आ गई है, ठीक है। इस तरह से फोर्थ स्टेप आपकी पूरी हो गई है। फोर्थ स्टेप में ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 नाउ ये स्लोप की इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है।
स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि आप दोबारा इंटीग्रेशन करो। दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आएगी। डिफ्लेक्शन को हम y से डिनोट करते हैं। तो जब इसका आप डिफ्लेक्शन इंटीग्रेशन एक और बार करोगे, पिछली वाली जो आई थी, तो हमारे पास ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आए। करो, इसका आ गया तो y, इसका कैसे करोगे आप, बिल्कुल वही कर दोगे। 322 हो गया, 322 एक्स क्यूब बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप कर दोगे। प्लस c का कैसे करते हैं, c का इंटीग्रेशन करते हैं, c1x प्लस c2 हो जाएगा। इसका ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ इसका फिर आप कर दोगे -2 10 -2, ये x -2 का क्यूब स्क्वायर है तो क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह से -125/2 x -6 है, ठीक है, तो स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यही है ना, 6 ही है ना, हाँ इस नहीं, पहले से स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो x -6 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 नीचे है ही। उसी तरह से 26x क्यूब है, ये 26 -26 x क्यूब है तो x 4/6 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 पहले से। इस तरह से पूरे का इंटीग्रेशन आप, मैंने एक एक करके बता दिया, फिर उसको लाइन से लिख देंगे। लिखते कैसे, बिल्कुल ऐसे, ये आपने लिख दिया। इसका दोबारा हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से मैंने एक एक का इंटीग्रेशन करना बता दिया, और इसको मैंने बॉर्डर में इसलिए किया ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी आप करो ना करो एक ही बात है, ठीक है ना। और फिर हमने C1 को इसके आगे लिख लिया ताकि हमको आसानी हो जाए। आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में करने के लिए फिर सारा सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि इतने में ही हमारा C2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे ये 6 इंटू 4 था और 2 इंटू 3 था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने पे ये आपकी बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये फोर्थ का इंटीग्रेशन करने पे आया इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये C1 और C1x प्लस C2 की वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास जनरल फार्मूला आ जाएगा। करते हैं, फिर कैसे करेंगे। C1 C2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि वो 2 बाउंड्री कंडीशन ये होती है। पहली बाउंड्री कंडीशन होती है x की वैल्यू 0 पर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगा। वो बिल्कुल सही है। डिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। तो जब आप देखोगे यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन तो 0 ही होगा, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ेगी तब डिफ्लेक्शन होना शुरू होगा। जब यहाँ पर पॉइंट पर तो 0 ही होगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं x 0 पर जो आपकी डिफ्लेक्शन है वो भी 0 है। y डिफ्लेक्शन है, x आपकी वैल्यू है। ये बात ठीक है। एक कंडीशन ये लगाएंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे x की वैल्यू 9 पर भी आपका y 0 होगा। ये भी देख लो, x की वैल्यू 9 कहाँ होगी, यहाँ बिल्कुल लास्ट में। तो ये वापस वहाँ टच हो गया पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी डिफ्लेक्शन 0 होगा। यहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, और पॉइंट पर बिल्कुल जहाँ से दोनों पॉइंट टच हो वहाँ 0 हो जाता है। तो ये 2 बाउंड्री कंडीशन लगा के C1 C2 हम निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 6 आपका यही है, बस बताता है आपको कि बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है। 7th में अप्लाई करते हैं। 7th में बाउंड्री कंडीशन क्या है, अप्लाई करते हैं हम C1 और C2 को, बस यही है। 7th में हम अप्लाई करते हैं, चलो करते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई करने का तरीका है कि आप क्या है, अप्लाई करने का तरीका है कि 7th में C1 और C2 बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करो। पहले फर्स्ट वाली को करो, फर्स्ट वाली को करते हैं, ठीक है। तो देखिए x 0 पर आपके जो y भी 0 है, x 0 पे y भी 0 है। उसी तरह से x l पर यानी 9 पे भी यहाँ y 0 है। ये 2 बाउंड्री कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो इसको करिए, कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी 5th का इंटीग्रेशन करने पे, उससे कर लो। तो यहाँ हम ये जो बाउंड्री हमने खींची थी उसका फ़ायदा होगा कि बस इतना ही ले लो आप, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू, पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़, वो क्या थी, x 0 y भी 0 होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा ना। तो जब ये यहाँ पर x 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और C2 हमारे पास बच जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा C2 = 0 आ जाएगा। तो हमारे पास C2 की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी, C2 की। तो C2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। C1 निकालने के लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहती है x की वैल्यू 9 पर भी हमारा y 0 होता है। ये जैसे ये हो गया ना,
तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा आपका। तो ये सेकंड करते हैं, तो उसी में से उसी इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ एक्स की पहले ज़ीरो लगाए थे वहाँ वहाँ 9 लिख दो। जहाँ जहाँ ज़ीरो करा था, जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, अब पूरे इक्वेशन को हम साथ लेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 9 लगा दो। यहाँ y भी ज़ीरो है, देखो y ज़ीरो है, तो यहाँ y ज़ीरो लगाओगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो हम यहाँ एक्स क्यूब है तो हम ये 9 का क्यूब कर दिया, और x है तो हमने यहाँ 9c1 कर दिया। ये c1 c2 ज़ीरो आई गया पिछले इक्वेशन से, और यहाँ हमने x है तो 9 कर दिया। उसी तरह x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 9 लिख दिया। और फिर जब हमने पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास c1 की वैल्यू भी आ गई -216086। ये c1 की वैल्यू आ गई और c2 की वैल्यू आपकी ज़ीरो आई गई। ठीक है, c1 c की दोनों वैल्यू आ गई स्टेप नंबर 7 करने से। नाउ स्टेप नंबर 8 क्या कहता है, पुटिंग। अब आपको पुट करना होता है c1 c2 को जनरल फार्मूला बनाने के लिए। जनरल फार्मूला बनाने के लिए c1 c2 की वैल्यू को पुट कर दो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम अलग अलग करके कर रहे हैं ना, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। बाकी कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। नाउ c1 c2 की वैल्यू को पुट कर दो अलग अलग इक्वेशन में। तो हम पहले दो इक्वेशन बनानी होती है, एक स्लोप की एक डिफ्लेक्शन की। तो पहले स्लोप लेते हैं, स्लोप यानी इक्वेशन नंबर 1 जो निकली थी, उसमें अगर आप c2 की वैल्यू रख दोगे तो आपकी एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो रख दिया हमने, c1 क्या गया था हमारा, ये आ गया था। अब इसके रखो तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। ये जनरल इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसमें आपको जो भी पूछे बस x की जगह वहाँ उसकी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आता चला जाएगा। इतना आसान है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि स्लोप है, क्योंकि इक्वेशन 4 तो स्लोप की है ना, dy/dx स्लोप होता है। तो dy/dx मैक्सिमम कितना होगा। अब देखिए स्लोप मैक्सिमम कहाँ होता है, एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, यानी x की वैल्यू 0 पर और x की वैल्यू 9 पर जो है स्लोप हमारा मैक्सिमम होता है। वहीं डिफ्लेक्शन उल्टा होता है, डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो डिफ्लेक्शन मिड में मैक्सिमम होता है, सेंटर में, और स्लोप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 9। इन दो पे मैक्सिमम, यही सवाल पूछा है कि हमको मैक्सिमम निकालना है। तो देखो ये हमारी जनरल इक्वेशन बनी थी स्लोप की। तो इसमें एक बार हम x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है उसमें पहले 0 पुट कर दो तो हमारी एक x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बार x की जगह 9 पुट कर दो तो हमारे पास दूसरी बार 9 की वैल्यू आ जाएगी। पुट करके देखते हैं, जैसे इक्वेशन 9 अब सॉल्व करो। पहले ये 0 आ गया, अब 9। इसी में जो थर्ड है आ गया था हमारा, ये जो थर्ड इक्वेशन है मैंने इसको इधर लिख दिया है। इसमें यहाँ पर 0 लिख दो पहले, तो 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। इसको 0 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 10/4 आ जाएगा। उसी तरह से ये कर देंगे, ये वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाता है। इस तरह से हमारा ये पूरा आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये ई आई है जो वो इसके नीचे आ जाएगा ई आई। तो हमारा dy/dx एट x की पावर 0 पे आ गया। बस हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस तरीका समझ में आना चाहिए कैसे करना है। और हमारे पास दूसरा क्या था, x की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू पहले 0 रखा, उसी जगह 9 रख दो, वो भी 9 रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 9 कर दिया, 9 कर दिया, या 9 कर दिया, या 9 कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी एट मैक्सिमम की। बहुत आसान है। तो स्लोप की इक्वेशन आ गई, हमारा 8 नंबर हो गए। अब 8 नंबर आ गया डिफ्लेक्शन पे। डिफ्लेक्शन करने पर क्या होता है, हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन जो होती है, फिफ्थ जो हमने दोबारा इंटीग्रेशन पे करी थी ना, c1 c2, तो c1 c2 की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास। तो जब c1 c2 की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ये डिफ्लेक्शन की अब जो जो हमसे पूछा है उसमें x की वैल्यू रखते जाओ, आपके आंसर आता चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, x सेंटर, तो डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो हमारे पास सेंटर की क्या वैल्यू होगी x की, तो पूरी डिस्टेंस है 9, तो डिफ्लेक्शन की हो जाएगी 9/2 = 4.5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5। तो हम उससे क्या पूछा है, x की पावर 4.5 पर पूछा है। बस
ये जो आपकी आई थी जनरल फार्मूला डिफ्लेक्शन का, उस पे x की जगह 4.5 रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें एक ही निकालना है, तो रखो। ये देखो x की वैल्यू 4.5, आपने 4.5 रखा, 4.5 रखा, 4.5 रखा, 4.5 रखा, और जब सॉल्व करोगे ये ई आई इधर होगा तो आप नीचे कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ये देखो, ये जनरल इक्वेशन थी इसकी, एक्स की वैल्यू 4.5 बोला है क्वेश्चन में निकालने को, सेंटर पे डिफ्लेक्शन सेंटर पे आधा हो जाता है लेंथ का, इस तरह से। और उसके लिए स्लोप के लिए भी हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई थी, ये वाली जनरल इक्वेशन, और जो जो पूछता गया हमने एक्स की वैल्यू रखते गए। बस इस तरह से हमारा 9 स्टेप में 16 नंबर का आंसर हो जाता है।